साल चलता रहता है। बताओ इसका रीजन। क्योंकि कोई भी सिस्टम पर गैसेस ना तो एनोड पर ना ही कैथोड पर कोई गैस ऑब्टेन नहीं होती, इसीलिए ये सालों साल चलता रहता। समझ गया कि नहीं? आ गया? बोल दो। इसलिए कंसंट्रेशन वगैरह चेंजेस में नहीं आता है। वो याद आ गया कि नहीं? ये कौन सा सेल है? ये बटन सेल भी बोल देते हैं इसको। सुटेबल किन के लिए? ये लो करंट डिवाइसेस के लिए। ठीक है, लिखो इसको। ये लिख लोगे ना आप घर पे? मैंने भेजे हैं नोट्स। मैं दूसरी बार इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि चलो एक बार और पढ़ लोगे फिर समझ आ जाएगा। अब तो नहीं है कोई डाउट प्राइमरी और सेकेंडरी में? हाँ, प्रिंट आउट भी कर सकते हो। सेकेंडरी सेल बेटा, इसमें कौन सी बैटरी पढ़नी है अपने को? लेड स्टोरेज। लेड स्टोरेज में मैंने आपको बताया था एक चार्जिंग होती है और एक क्या होती है? डिस्चार्जिंग। बस जो भी चक्कर होता है वो किसका होता है? H2SO4 का। एक में H2SO4 क्या हो रहा है? कंज्यूम हो रहा है। एक में H2SO4 बन रहा है। डिस्चार्जिंग में बताओ H2SO4 क्या होता था? मैंने आपको बताया था, बोलो। मतलब कंज्यूम्ड हो रहा है। और चार्जिंग में H2SO4 क्या होता था? फॉर्म होता था। बस ये याद रखना है, ठीक है ना? दोनों तरफ क्या बन रहा है डिस्चार्जिंग में? लेड सल्फेट। चार्जिंग में लेड सल्फेट से ये उल्टा क्या बन जाएगा? रिएक्शन बन जाएगा। कोई डाउट किसी बच्चे को? फिर कौन सी बैटरी है? निकल कैडमियम। ये हम इतना यूज क्योंकि ये थोड़ी सी महंगी बैटरी होती है। फिर इसके बाद कौन सा सेल आ गया था? फ्यूल सेल। ये एक तरह से ये ना तो प्राइमरी में कंसीडर करना है ना ही इसको सेकेंडरी। मतलब वैसे ये अलग से सेल है पर इट इज ए टाइप ऑफ कौन सा सेल है? ये गैल्वेनिक सेल है। अब आप बताओ इसमें क्या करते हैं अपन? हाइड्रोजन ऑक्सीजन वाला कौन सा सेल यूज करना है? फ्यूल। वेरी इफेक्टिव। बोलो। कोल वगैरह इफेक्टिव नहीं होता। थर्मल पावर प्लांट वगैरह इतने एफिशिएंट नहीं होते। ये बहुत इसमें सबसे अच्छी चीज क्या है? अभी फ्यूल भी बन रहा है और मतलब फ्यूल यूज हो रहा है और पानी बनी जा रहा है। समझ आ गया कि नहीं आ गया? ये देख लो, पढ़ लो। एनोड पर ऑक्सीडेशन, कैथोड पर O2 का रिडक्शन, ओवरऑल रिएक्शन, कैटलिस्ट ये हो गया। सेल्स क्या हो रहा है? कॉन्टिन्यूसली एज लॉन्ग एज द रिएक्टेंट्स आर, जैसे जैसे हम उनको गैसेस प्रोवाइड करेंगे वैसे वैसे रिएक्शन होती रहेगी। गैसेस बंद करोगे तो रिएक्शन होनी क्या हो जाएगी? बंद हो जाए। अच्छी खासी क्या है ये? एफिशिएंट है। कोई डाउट? करोजन के बारे में तो हमने पूरा डिटेल में लिख भी लिया था ना नोटबुक पे। क्लियर? तो अब देखो बैटरीज कितना कितना टाइम लगेगा आपको घर पे इनको लिखने को? हार्डली 45 मिनट्स। समझ गए कि नहीं? तो तुम लोग लिख नहीं सकते क्या? चलो गुड। अब हम क्या स्टार्ट करेंगे बेटा? 2 न्यू चैप्टर्स एक साथ। कौन से? मॉड्यूल 6 लेकर आए हो क्या? आगे से मॉड्यूल 6 भी लेकर आना है। क्या हो गया बेटा? सिर दुख रहा है? चश्मा डिफरेंट है ना? नंबर बढ़ गया? हाँ जी, हाँ जी बेटा। क्यों? कोई रीजन होता होगा? ज्यादा नंबर है इसलिए मैंने लगाया ही नहीं चश्मा। मेरे भी नंबर है, मैंने लगाया ही नहीं चश्मा। दिखता है, ये देखो रियान भाई दिखता है। अपने को पूरा क्लियर क्या ही देखना है। समझ गए? हाँ, अंदाजा सा लग ही रहा है वैसे। 0.75 है। बेटा आज हम स्टार्ट करेंगे डी एंड एफ ब्लॉक। चलो पहले हम आधा घंटा क्या पढ़ते हैं? डी एंड एफ ब्लॉक पढ़ते
चलो मैं बोलता हूँ, ठीक है ना, यहाँ पर कहीं देख के लिखना आपने, ऐसे आप लिख नहीं पाओगे। ओके चलो, अब अक्षरा बेटा हम ट्राई करेंगे भी हम क्लास कितने बजे स्टार्ट करें, 4 बजे स्टार्ट करें, ठीक है ना। हम थोड़ा स्प्लिट करके पढ़ेंगे, मैंने बैटरीज को रिवाइज करवा दिया है ऐसे, ठीक है। तो आप एक बार घर पे जाके लिख लेना। देखो मैं आपको ना रिवीजन का बता देता हूँ, मैं भूल जाता हूँ हर बारी। मैंने देखो होता क्या है, जब हम पढ़ते हैं ना, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, चाहे केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, चाहे मैथ पढ़ रहे हैं, ठीक है, इवन बायो ऑल्सो, समटाइम्स हमें कोई टॉपिक नहीं समझ आ रहा है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम यूट्यूब पे जाते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि रिसोर्सेज हैं आजकल, ठीक है। तो अपन वन शॉट वीडियोस वगैरह देखते हैं। उसमें अब क्या होता है, वहाँ पर भी फिर आपको समझ आता है, क्यों, इधर सुना तो होता ही, एटलीस्ट वहाँ पे टर्मिनोलॉजी जल्दी समझ आती, फिर हमने लगता है हमें समझ आ गया। अब होता क्या है, बस उधर जो सीक्वेंस फॉलो किया जाता है ना, वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है ना, इधर वाला सीक्वेंस और उधर वाला सीक्वेंस क्या होएगा, डिफरेंट होएगा। और कंटेंट में भी थोड़ा बहुत क्या होता है, वेरिएशन, बात वही होती है, बट लिखने का और वैसे कहने का मेथड थोड़ा सा क्या होता है। और सबसे बड़ी बात ये होती है, अगर हमने कोई सब्सक्रिप्शन बाय नहीं की हुई तो उसको ढूंढने में बहुत टाइम लग जाता है, भाई कौन सी वीडियो चेक करें, ये अच्छी है कि नहीं है। तो इसलिए मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, हमने इस साल जैसे वीडियोस रिकॉर्ड करनी स्टार्ट कर दी, ठीक है। इसके दो फायदे हैं। पहला फायदा ये भी, अब आपका यूट्यूब को आपको देखने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्यों भाई, जब आप कॉटेक्स आई गए तो आपने हम पे ट्रस्ट किया है ना यार, इसलिए, ठीक है। दूसरा, जब हम बेटा हम कोई चीज़ को रिवाइज करते हैं ना, तो आंखें बहुत भारी होने लग जाती हैं, समझ नहीं आता कहाँ से स्टार्ट करें, जब बहुत ही पुराना चैप्टर क्या करना हो, रिवाइज करना हो। तो मेरा ये मानना है, लाइक ड्यूरिंग माय आल्सो यूपीएससी प्रिपरेशन, जैसे वहाँ पर थोड़ा जल्दी आ गए थे ना ये मोड, अपने फ़ोन वोन वाले, ये वो है ना, रिकॉर्डेड लेक्चर ये सब, तो मेरे को ये लगता है भी अगर हम एक ही लेक्चर को 3-3 बार सुन लें ना, 2-2 बार सुन लें, 4-4 बार सुन लें, तो हमें वो लेक्चर बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, याद ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, याद। तो आप क्या किया करो, आप अपनी नोटबुक को, ठीक है ना, रखा करो इधर। जैसे मान लो आपने सोल्यूशन चैप्टर रिवाइज करना है, कोऑर्डिनेशन, रिकॉर्डिंग को लगाओ 1.75 पे, या तो ईयरफोन की मदद से लगाना, ठीक है ना, बेटर टू यूज ईयरफोन, क्योंकि ईयरफोन से क्या है ना, कंसंट्रेशन थोड़ी सी ज़्यादा बेटर होती है, ठीक है। ईयरफोन 1.75 पे लगा के, या फिर वो थंब को प्रेस करके रखा करो 2 की स्पीड पर, जैसी कम समझ आए 1.5 सेट कर लो, 2 आपकी मर्जी है सेट करना है कि नहीं करना, ठीक है। उससे क्या है, मैं बोलता रहूंगा वीडियो में ऑब्वियसली, ठीक है, आप अपने पन्नों को ऐसे ऐसे करोगे, आपके लेक्चर क्या हो जाएगा, रिवाइज। उसका सबसे बड़ा फायदा ये है, आपको अपने लेक्चर में अकेली अकेली एक एक चीज जो इम्पोर्टेंट भी है वो भी क्या हो जाएगी, समझ आ जाएगी। अब थोड़ा सा ना आप इन चीजों को यूज करना सीखो, अब वो ट्रेडिशनल सिस्टम को थोड़ा सा चेंज करो। क्यों, अब बेटा जो बच्चा सिलेक्टेड हो रहा है, ठीक है ना, जब जिसका रैंक अच्छा आ रहा है, उसके पास भी रिसोर्सेज है ना, भी ऑनलाइन जाके सुन लिया, इधर उधर कर लिया, या फिर जो बच्चा मतलब वैसे क्लास में अटेंटिव होते हैं, उनको अपनी नोटबुक जाकर पता होती है भाई ये लिखा है। मान लो हमारा कंसंट्रेशन इधर उधर हो गया, हमें समझ नहीं आ रहा क्या लिखा है नोटबुक पे, तो इधर उधर पूछने की बजाय जस्ट गो टू द लेक्चर, सारी वीडियोस आपके साथ क्या है, शेयर्ड ही है, पूरे लिंक आपके साथ क्या है, तो आप उसको 1.75 पे सुनो। 30 मिनट तो हम यही बातों में लगा देते हैं, मतलब डिस्कशन में, क्यों, फिजिकल में ये रहता है 1 घंटे का लेक्चर होता है, उसको 1.75 पे सुनोगे 30-35 मिनट लगेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। उसमें आपका लेक्चर रिवाइज हो गया, फिर एक बार 30 मिनट लगाओ, फिर हर रोज़ अगर आप 30 मिनट भी लगाने लग गए वीडियो, आप आराम से जल्दी पेस पकड़ लोगे, फिर आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। 2 बार अगर आपने लेक्चर सुन लिया फिर ओके हो गया। कोई कोई लेक्चर आप 3 बार भी सुन सकते हो, हर कोई लेक्चर नहीं, पर कोई कोई लेक्चर आप 3 बार। हर लेक्चर सुनने की भी जरूरत नहीं है, जैसे नेमिंग वेमिंग आती होती है वो रहने दो, वीबीटी सुन लो दोबारा से सीएफटी सुन लो, समझ गए, दोबारा से देख लो सर ने क्या बताया था, कैसे अप्रोच करना है क्वेश्चंस को, मतलब सोल्यूशन चैप्टर दोबारा से, मतलब दोबारा दोबारा सुनो, केमिकल काइनेटिक्स ये वो 2-2 3-3 बार सुनोगे,
फॉर्मूले सब फिट हो जाएंगे माइंड में। फिर बस नवंबर एंड के बाद आप ये कहोगे हमें सर रिवीजन की जरूरत ही नहीं, आप हमें क्वेश्चन दो बस। समझ आ गया आपको मेरी बात ये? तो इसलिए ऑलवेज ट्राई करो। आप अगर कैब में आ रहे हो, रिक्शा में आ रहे हो, वहां पर नहीं सुनना, घर पे जाके आधा घंटा सुन लो, वॉक एंड टॉक कर लो, समझ गए क्या, वीडियो के साथ। तो इसलिए आप इन वीडियोस का फायदा ज्यादा से ज्यादा उठाओ, 1.75 पे सुनो, लेक्चर नोट्स इधर बनाओ। अगर फिर भी नहीं समझ आ रहा दूसरी बार वीडियो सुन के, तो आ जाओ हमारे पास, पूछ लो भी सर मेरे को नहीं समझ आया, कोई चक्कर नहीं है। मतलब इधर उधर भी जाने का फायदा नहीं है। और अपनी नोट्स जब हम 2-3 बार पढ़ते हैं तो हमें फिर वो समझ आने लग जाते हैं। समझ आ गया? आपको लग रहा है यार इस चीज को मेरे को थोड़ा डीप में समझना है, सर ने नहीं समझाया, मेरे से पूछ लो, नहीं समझ आना, एक इतना नहीं वेट करना है, चैट जीपीटी को पूछ लो यार इसका मीनिंग क्या है, मेरे को थोड़ा सा, बस उतने से आपको समझ आ जाएगा। समझिए? तो थोड़ा सा टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड हल्का हल्का इंक्रीज करो। ये नहीं भी आ की लिखा है इनू छड्डता, नो, फिजिक्स च भी नहीं आए करना ते केमिस्ट्री च भी आए नहीं करना, फिर बेटा अपना चंगा रैंक आऊगा। सोचो ना, पहला ये फैसिलिटीज होंदियां सी नो, पर पहले ये फैसिलिटीज नहीं होती थी ना कि भाई ये बंदा वही लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा है जो पढ़ रहा है, तो जो टॉपर बच्चा जाके बस अपने नोट्स पढ़ता था और उसको देख लिया भी क्या करना है, बाकी भी वही, जिसको वो समझ आ गया वो ठीक है, नहीं बगल वाले से पूछ लिया। अब आपको वो जरूरत ही नहीं, आपने देखा भाई मेरे को पूरा लेक्चर दोबारा गो थ्रू करना पड़ेगा, समझ गए? या फिर वो चैप्टर जो आपको घबराहट क्रिएट कर रहा है उसको भी आप किसकी मदद से उठा सकते हो, रिकॉर्डिंग्स। तो ट्राई करो रिकॉर्डिंग्स को सुनने का, ठीक है ना, 2-2 बार सुन लोगे तो आपको सही में बहुत अच्छा लगेगा, ट्राई करो। चलो अब हम डी एंड एफ ब्लॉक पढ़ते हैं 20 मिनट्स। देखो डी एंड एफ ब्लॉक, आप ऑर्गेनिक के लिए नई नोटबुक ले आए, पुरानी नोटबुक ले आए, नोटबुक लेकर आए हो? yes. हाँ, अब हम डी एंड एफ ब्लॉक अलग नोटबुक में लिखेंगे, ऑर्गेनिक अलग नोटबुक में, ठीक है? हाँ जी। कोई मर्जी नोटबुक ते लिख लै, बस लिख लै पुत्र। पहला लिख फर्स्ट पॉइंट, डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड सो, डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड SO because last electron enters into मैं ना ये सामने ऑन करके रखता हूँ, ठीक है ना, हल्का हल्का एक आधे वर्ड के स्पेलिंग देखने हैं वो, ठीक है, इस पर नहीं जाना सर ने क्या लिखा है, सर ने ये भी लिखा है मेरे को भी लिखना है, नो 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 नो, ऐसे, ठीक है। बिकॉज लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू डी ऑर्बिटल ऑफ पेनल्टीमेट शेल। पुत्र बिकॉज नु BCZ लिख लिया कर, अच्छा एनू लिखता रह जाएगा नहीं तो मैम वो सुमित को गया कि अच्छा बस उसको बोले मॉड्यूल 6 देगा लाकर, सारे बच्चों का नहीं नहीं मेरे को ही चाहिए, बस एक ही होगा शायद वहां पर, ठीक है। बिकॉज लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू डी ऑर्बिटल ऑफ पेनल्टीमेट शेल, ठीक है। अब होता क्या है देखो, एक अल्टीमेट शेल होता है बेटा, एक पेनल्टीमेट शेल होता है। अब क्या फर्क होता है, एक एंटी पेनल्टीमेट शेल होता है, समझे, पागल हो जाओगे ऐसे, ओके। अब आप बताओ मेरे को, अल्टीमेट शेल किसको बोलते हैं हम, लास्ट शेल को, ठीक है। लिखो थोड़ा थोड़ा, मैं इधर भी लिख देता हूँ। अल्टीमेट शेल का मतलब कौन सा शेल हो गया बेटा, लास्ट शेल। पेनल्टीमेट शेल का मतलब क्या हो गया, सेकंड लास्ट शेल। मतलब ये n आएगा, ये n-1 आएगा। अब सभी बच्चों ने ना क्या करना है, एक 10 रुपए का कलर्ड प्रिंट आउट लगाना है, ओके, नोटबुक पर, ताकि पीरियोडिक टेबल दिख जाए।
वो मैं आपको भेज दूंगा ग्रुप पे, वही एज इट इज प्रिंट आउट करके लगवाओ, क्योंकि उसके बिना फिर गाड़ी नहीं चलेगी, राइट। अब अगर पीरियोडिक टेबल बनाएं, ये हाइड्रोजन हो गया बेटा, ये लिथियम, ये सोडियम, आपने भूलना नहीं, अच्छा हाँ, ये पोटासियम, ये कैल्शियम। यहाँ पर पहला डी ब्लॉक एलिमेंट क्या होता है? स्टार्ट होता है। क्या होता है? स्टार्ट होता है। ये कौन सा पीरियड है? फोर्थ पीरियड है। ये फर्स्ट पीरियड है, ये सेकंड, और ये वाला थर्ड पीरियड। तो पहला डी ब्लॉक एलिमेंट कौन से पीरियड से स्टार्ट होता है? फोर्थ पीरियड से स्टार्ट होता है। अब अगर मैं स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखूंगा ना, तो वो मैं क्या लिखूंगा बेटा? आर्गन 3d1 4s2। तो अब लास्ट शेल तो कौन सा होता है? जो पीरियड नंबर होता है। जो क्या होता है? पीरियड नंबर। उसको क्या बोलते हैं हम? लास्ट शेल। क्यों? उससे बड़ा n की वैल्यू नहीं हो सकती। ठीक है। अब स्कैंडियम डी ब्लॉक एलिमेंट है कि नहीं है? यस, दिस इज ए डी ब्लॉक। क्यों? इसका जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है जब हम भरते हैं तो वो डी में भरते हैं कि नहीं? यस। डी के कौन से वाले में भरते हैं? 3 वाले में। किसमें? 3 वाले में। आखिरी शेल कौन सा है? फोर्थ। बट भर किस में रहे हैं? 3 वाले हैं। थैंक यू। समझ आ गया कि नहीं आ गया? इसलिए डेफिनेशन क्या है बेटा? डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड सो बिकॉज लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू, जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है वो किस में एंटर होता है? डी ऑर्बिटल में एक तो एंटर होता है। और डी ऑर्बिटल भी कौन से शेल का? पेनल्टीमेट शेल का। अल्टीमेट तो लास्ट होता है, पेनल्टीमेट एक उससे जैसे, ठीक है ना। इसके लिए देखो, मैं अब आप लोगों को एक ये थोड़ा सा रेकमेंड करूंगा भी, आप लोग ना हल्का सा डी ब्लॉक का 21 से 30 एलिमेंट्स का क्या लिख कर आओ? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। चलो आप रहने दो, क्यों आप इतनी वो मतलब एफर्ट करोगे? हाँ, क्या कहते हैं उसको? हाँ, कष्ट करोगे। समझ आ गया कि नहीं? एक मशद्दत होता है क्या वर्ड? हाँ, वही वही मुशक्कत करोगे। समझ गए कि नहीं? लिखो बेटा स्कैंडियम। स्कैंडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है आर्गन 3d1 4s2। ये लिखते ऐसे हैं बट भरते ऐसे। समझ आ गया कि नहीं आ गया? ये किनको आता है पहले तो? डी ब्लॉक एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जी। 21 to 30 ही चाहिए। हाँ, हैंड रेज करो। फिर बेटा आप थोड़ा सा रिस्पॉन्ड करो यार। मेरे को आपकी शक्लें देख के ऐसे लग रहा होता है जैसे पहली बार पढ़ रहे हो, तो मेरा काम बढ़ जाता है ना यार। क्या आपको ये बस स्कैंडियम समझ आ गया? बहुत है बेटा। हाँ जी। तो अब आप बताओ, इसमें पहले आर्गन भरते हैं, फिर ये भरते हैं, फिर 3d। क्या अब आपको पहली लाइन समझ आ गई? इस भाई प्लीज आप लोग इस वाले टॉपिक में ना ज़्यादा से ज़्यादा रिप्लाई करें मन में, और वो चेहरे पे क्या हो? रिफ्लेक्ट हो, ताकि मेरी एनर्जी बहुत ही कम लगे इसमें। ठीक है। अब हम सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं बेटा। लिखो, डी ब्लॉक एलिमेंट्स में कितने ग्रुप्स हैं? बोलो। ग्रुप 3 से ग्रुप 12 तक लिखे जाते हैं। लिखते रहो बस, पढ़ना क्या। डी ब्लॉक एलिमेंट कितनी सीरीज में कवर हो जाते हैं बेटा? 4 सीरीज में। ठीक है ना। एक 3d सीरीज, 4d सीरीज, 5d सीरीज एंड 6d सीरीज। फोर्थ पीरियड में जो है वो है, फिफ्थ में ये है, सिक्स्थ में ये है, सेवंथ में ये है। ठीक है ना। फोर्थ पीरियड वालों को क्या बोलते हैं? 3d। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में आता है? 3d में आता है। ठीक है। देखो फटाफट। अब मैंने सर को बोला यहाँ पर एक ट्यूबलाइट क्या कर दें? ऐड कर दें। ठीक है ना। हमने नए पंखे रिमोट वाले भी क्या कर दिए? ऑर्डर कर दिए। ये लिखो फटाफट। कुछ ना समझ आए घर पे जाके खुद देखना है। पेन देना।
रेड पेन और वही पेन अंदर रख दिए क्या कुछ मेरे को दे दो। अच्छा रेड ब्लू और तीनों दे दो एक एक। बस यही दो दे दो। आप ट्राई करो ये मॉड्यूल इधर ही रख दो, चाहे अगर ज़्यादा बैग भारी हो रहा है ना एक हफ्ते के लिए, 6th वाला मॉड्यूल इधर ही रख दो, कोई नहीं छेड़ेगा उसको, ठीक है। मिला हुआ ना सभी को 6th वाला कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाला? नहीं मिला बेटा? आज मिल जाएगा। स्केल चाहिए सर को। ये समझ गए, ये एलिमेंट्स के क्या है बेटा? सिंबल। ओके अब इसके बाद आ जाओ, अब थर्ड पॉइंट लिखो। डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड ट्रांजिशन। बस इसको मत देखो, फिर आप जो मैं बोल रहा हूँ वो लिखो, फिर उससे समझ आएगा। बोलो मेरे से क्या डाउट है? सी एन ठीक है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, इसमें अब लिखो दो कन्वेंशन होती थी। कितनी कन्वेंशन होती थी? दो कन्वेंशन। ठीक है, थर्ड में ए पॉइंट लिखो। अकॉर्डिंग टू ओल्ड कन्वेंशन, ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है बेटा? चेंज होता है ना, जैसे 10th से 11 जाते हैं तो बीच में ट्रांजिशन आता है, ऐसे एक बार ट्रांजिशन 8 से 9th के बीच में होता है, ऐसा रहता है। ठीक है, तो पहला अकॉर्डिंग टू ओल्ड कन्वेंशन क्यों कहते थे? क्योंकि चलो ये छोड़ो, इधर एस ब्लॉक था, इधर पी ब्लॉक था, बीच में कौन सा ब्लॉक था? डी, इसलिए। तो पहला पॉइंट लिखो, अकॉर्डिंग टू ओल्ड कन्वेंशन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, the chemical properties of D block elements were transitional between those of S block and P block elements. फिर लिखो अकॉर्डिंग टू IUPAC, सेकेंड पॉइंट, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर द वन transition elements are the ones which have incompletely filled D subshell either in न्यूट्रल आटम, वैसे आटम न्यूट्रल ही होता है, ठीक है ना, ईदर इन न्यूट्रल आटम और इन देयर आयंस। ठीक है ना, ब्रैकेट में लिख लो रीड फ्रॉम मॉड्यूल 2, मतलब मॉड्यूल लिख लो कुछ भी, मतलब ये मॉड्यूल से भी पढ़नी है डेफिनेशन, वो अच्छी डेफिनेशन है, वो भी पढ़नी है आपने। ठीक है, ये समझाऊंगा ना तो वो भी समझ आ जाएगी। मॉड्यूल लिख लो बस, हैंड। ओके ठीक है, अगला पॉइंट लिखो, सी पॉइंट, नोट करके लिखो, सी मत लिखो, नोट करके लिखो। जिंक, कैडमियम, मर्करी
are not considered as transition elements. Zinc, cadmium, mercury are not considered as transition elements because they have D10 configuration, because they have D10 configuration in their ground state as well as in their common oxidation state. इसका क्या मतलब है बेटा? इसका ये मतलब है भी डी ब्लॉक और ट्रांजिशन में फर्क है। डी ब्लॉक और हर डी ब्लॉक ट्रांजिशन, बट हर ट्रांजिशन डी ब्लॉक है। ठीक है, क्या मतलब हुआ है इसका? देखो, जब आप कल पीरियोडिक टेबल रखोगे ना अपने पास, तो ये आपको और भी ज़्यादा क्या आएगा, समझ आएगा। ये देखो, ये आ गया बेटा डी ब्लॉक, समझ आ गया यहाँ से यहाँ तक। बट ट्रांजिशन हम यहाँ से यहाँ तक ही बोलते हैं, इनको ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते? ट्रांजिशन का डेफिनेशन ये है, जैसे स्कैंडियम है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में 3D बना रहा है कि नहीं? ये कौन सी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है? जो ग्राउंड स्टेट में होती है। किस में होती है? ग्राउंड स्टेट का मतलब नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, एटम इन द ग्राउंड स्टेट वाला। तो कभी भी अगर ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आ जाए तो घबराना नहीं है, उसका मतलब है जो हम नॉर्मली 11th क्लास में पढ़ते थे। ठीक है ना बेटा? ठीक है। एटम ग्राउंड स्टेट कन्फिग्रेशन एक होता है आयन ग्राउंड स्टेट कन्फिग्रेशन। एटम का मतलब नॉर्मली जैसे इलेक्ट्रॉन्स को भरो, जो आपको रूल सिखाए गए हैं। आयंस का मतलब उस, अब आपको पता होता है ना पहले कौन सा इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, बाद में कौन सा। तो ग्राउंड स्टेट का मतलब होता है नॉर्मल। क्या होता है? नॉर्मल। अच्छा, टाइटेनियम जाओगे तब भी 3D2 आएगा कि नहीं आएगा? फिर जाओगे 3D3, ऐसे 3D5, ये सब चलता रहेगा। तो काइंडली रीड द अकॉर्डिंग टू IUPAC क्या लिखा है? ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर द वंस whose which have incompletely filled। कौन से ऑर्बिटल? d ऑर्बिटल्स। देखो d ऑर्बिटल इसमें नॉर्मली क्या है बोलो? इनकम्प्लीटली फिल्ड है कि नहीं है यहाँ तक? यस। और कॉपर में बट क्या है? फिल्ड होता है। कॉपर क्या होता है? D10 होता है। ठीक है बेटा? तो बट कॉपर +2 देखोगे, कॉपर का कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा होता है? +2। कौन सा होता है? +2। इसमें देखोगे तो इसकी कन्फिग्रेशन क्या बन जाएगी? 3D9। तो इसका मतलब ये भी ट्रांजिशन होएगा। तो या तो एलिमेंट का एटॉमिक स्टेट में इनकम्प्लीट हो, या फिर आयोनिक स्टेट में क्या हो, और आयोनिक में भी कौन सा? जो उसका कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है। बट जिंक के केस में क्या है? नॉर्मली D10 है, और आयोनिक फॉर्म में इसका एक ही स्टेट पॉसिबल होता है। कौन सा? Zn+2। तो यहाँ पर भी इसका क्या आएगा? नॉर्मली 3D10 नहीं आएगा, चाहे +2 लिखो चाहे जिंक लिखो, बात क्या है? सेम। तो इसमें हमेशा D10 रहेगा, इसलिए ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होते। तो मुद्दे की बात ये है, आपको ये क्या रखना है? याद ही रखनी है सारी चीजें। क्लियर होगी बेटा? चलो, अब 4th पॉइंट लिखो, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। देखो, जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको लिखनी आनी चाहिए। क्या होती है डी ब्लॉक की बेटा? जो भी उसका कोई पीरियड नंबर होता है, जो भी उसका क्या होता है? पीरियड नंबर, उसमें S वाले इलेक्ट्रॉन और उससे पहले वाले क्या होते हैं? D। समझ आ गया? इनर D इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, N-1D। ये इसका क्या होता है? जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नहीं लिखना चाहिए था सर को, यहाँ पर क्या लिखना चाहिए था? आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना चाहिए।
समझ आ गया कि नहीं आ गया? स्कैंडियम का क्या होगा बेटा? 3d1 4s2, टाइटेनियम का 3d2 4s2, ऐसे। ओके, पहला पॉइंट लिख लिया। अब दूसरा पॉइंट लिखो। There are lot of exceptions because of पहला पॉइंट, देर आर लॉट ऑफ एक्सेप्शंस बिकॉज ऑफ पहला पॉइंट, वेरी लेस एनर्जी डिफरेंस बिटवीन very less energy difference between n-1d and ns orbital। हम पढ़ते हैं ना भी इसमें एक्सेप्शंस होती हैं क्रोमियम एंड कॉपर में, ऐसे और भी बहुत सारे एलिमेंट्स में क्या होती हैं एक्सेप्शन। उसके दो रीजंस हैं, बी एस और डी वन में बहुत ही कम एनर्जी डिफरेंस होता है, उसके कारण क्या होता है, जाना नहीं है इतना डिटेल में, इलेक्ट्रॉन इधर उधर जंप कर जाता है। क्या कर जाता है? जंप। सेकंड रीजन क्या है बेटा? ज्यादा स्टेबल होती हैं। कौन सी? हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड। इसी चक्कर में कॉपर एंड क्रोमियम बना देते हैं हम। ठीक है, अब अगला पॉइंट देखो, सी पॉइंट लिखो। डी ऑर्बिटल्स आर कंप्लीट इन कॉपर सिल्वर गोल्ड। डी ऑर्बिटल्स आर कंप्लीट इन कॉपर सिल्वर गोल्ड। देखो इसमें तो ये तीनों में तो कंप्लीट होएगा ही होएगा, कॉपर सिल्वर एंड गोल्ड में, एक्सेप्शन के तौर पे। ठीक है, एक एक्सेप्शन और क्या है, पैलेडियम में भी होता है। किस में होता है? पैलेडियम में। ये पहले नहीं पढ़ते, अभी पढ़ रहे हैं। एंड इन पैलेडियम देखो, डी ऑर्बिटल्स आर कंप्लीट इन कॉपर सिल्वर गोल्ड एंड पैलेडियम। ठीक है ना। जिंक वगैरह मैं इसलिए नहीं लिखा रहा, वो तो पता ही है, वो तो ग्रुप नंबर 12 है। ठीक है ना, ये एक्सेप्शनल वाले में होगा सिस्टम। ओके बेटा, तो अब आपको पैलेडियम का क्या आना चाहिए? इलेक्ट्रॉनिक। देखो जब भी एक्सेप्शन आती है ना, क्या आती है? एक्सेप्शन। तब आपने क्या करना होता है, एस वाले इलेक्ट्रॉन को ही उठाकर किधर डाल देना है? डी में। जैसे ये देखो, पैलेडियम अगर आप सोचोगे तो ये मैंने बनाया, ये 3D सीरीज है बेटा। ये कौन सी सीरीज है? 4D। मतलब ये फोर्थ पीरियड है, ये कौन सा पीरियड है? फिफ्थ। पैलेडियम देखो क्या होना चाहिए था, निकेल वाले ग्रुप में आ रहा है कि नहीं आ रहा है यार? निकेल क्या होता है? 3D। तो पैलेडियम क्या होना चाहिए था? 4D। निकेल क्या होता है? 4s। तो पैलेडियम क्या होना चाहिए था? 5s। क्योंकि मैंने आपको बता दिया ना, कॉपर सिल्वर गोल्ड एंड पैलेडियम में D10 क्या है, तो s के दोनों इलेक्ट्रॉन किधर फेंको? D में। तो क्या बन गया बेटा? 4D10 5s0। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है ना, ये बहुत बार पूछा जाता है। तो जब भी आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आए, जैसे क्रोमियम में आ गई एक्सेप्शन, आ गई ना, तो इसका नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन क्या बन रहा था? 3D4 4s2। तो s का एक इलेक्ट्रॉन बस इधर फेंकना, तो क्या बन गया बेटा? 3D5 4s1। तो s के इलेक्ट्रॉन फेंकने होते हैं D में। समझ आ गया कि नहीं आ गया? लिख दो फटाफट। अच्छा, नहीं नहीं नहीं, एलिमेंट्स नहीं लिखने, पर आप ऐसा करो, ये लिखो। ठीक है, ये दो लाइनें छोड़ दो। क्यों? मैं आपको निमोनिक्स याद कराऊंगा ना, मैं चाहूंगा आप फिर उसके बाद लिखना।
निमोनिक से याद करना है, ठीक है। एक मिनट रुकना, कहीं ये ना अपने नोट्स जो हैं ये असली नोट्स हैं। कौन से नोट्स हैं ये? मैं पहले इसको कॉपी कर लेता हूँ। क्या कर लेता हूँ? अब कोई दिक्कत? एलिमेंट्स के नाम नहीं लिखने, घर पे जाके लिखनी है बस। आपको बातें समझ आ रही है ना? बस बेटा पैलेडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया, आखिरी वाला 4d10 5s0। अब फिफ्थ पॉइंट लिखो, ट्रांजिशन एलिमेंट शोज टिपिकल मेटालिक प्रॉपर्टीज सच एज। ओके कौन सी बेटा? हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, सेकेंड डक्टिलिटी, मेटल्स है ना डक्टाइल इन नेचर, थर्ड मिलेबिलिटी, फोर्थ हाई थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड फिफ्थ इज मेटेलिक लस्टर। ओके अब आपने क्या करना है, 14.1 पेज रीड करना है बस। इसका क्या रीड करना है? 14.1 मॉड्यूल का। एनसीईआरटी अभी नहीं रीड करनी, पहले इसको पढ़ना है। प्लस लिख लो बेटा, होमवर्क लिख लो, भूल जाते हो। रीड 14.1 प्लस प्रिंट आउट कलर्ड वाला, ब्लैक एंड वाइट वाला नहीं, प्रिंट आउट कलर्ड वाला, ठीक है। दोस्त को भी पैसे दे सकते हो 10 रुपये, ठीक है। हाँ तो प्लस 1 to 30 नहीं, 21 to 30 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। ओके बस ये होमवर्क करके आना है, ठीक है। मॉड्यूल लेकर आना है, ज़्यादा भारी तो नहीं हो जाएगा नोटबुक बैग? बोलो नो, बोलो नो। अब हम ऑर्गेनिक स्टार्ट करते हैं। देखो कितना इजी सा लग रहा है, मैं बोर ही नहीं होने दूंगा आपको। ओके अरे क्या बात है, सिर क्यों दुखने लग गया? अच्छा नंबर चेंज हो गया, कहाँ से बनवाई है? ये अग्रवाल ऑप्टिशियन भी अच्छा है वैसे यहाँ पर। ऑर्गेनिक जैसे? हाँ हाँ हाँ, ऑर्गेनिक जीओसी जैसी, समझ गए? हाफ में इसको, हाँ हाँ हाफ में कर लो बस, हाफ तो बहुत है। ओए नई नोटबुक है ना? हाँ हाँ गुड गुड। चलो अभी हम पढ़ते हैं। मैंने तो धुरंधर देख ली, 2 बार देख ली मैंने, एक बार कंप्लीट देख ली, फिर बाद में एक बार और मन किया थोड़ा सा, फिर देख। सेकंड फर्स्ट तो थिएटर में देख लिया ना। हाँ हाँ
दूसरी 2 बार। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म आप लोगों ने कितना पढ़ा हुआ है? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का मतलब हाँ हाँ सही है, डिफरेंट स्ट्रक्चर, जैसे फंक्शनल आइसोमर, चेन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर, बस इतना। ठीक है ना, ये तो पढ़ा हुआ है, बस इतना ही आना चाहिए। हमने भी इतना ही पढ़ा ना, मेटामेरिज्म, बस ये 4 क्या होते हैं? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। ये कहाँ था? ये मॉड्यूल नंबर 2 में था ना। चलो, अभी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का एक और पार्ट है विच इज नोन एज टॉटोमेरिज्म। भैया तूने